आपके साथ कोई एक्टर हुए हैं और इरफान खान आएंगे और वो 3 लोगों का फ्रेम है। तो आपको उससे भी थोड़ा सा वैसा हुआ, मतलब एक अरे मेरे पैर अच्छा, कांप गए। और यही वो चीज़ है जो सिनेमा और थिएटर को अलग करता है। एब्सोल्युटली। सिनेमा में गड़बड़ काटे पंडित भीमसेन जोशी जी कैसे बने वो इतने बड़े। लेकिन मास कम्युनिकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पर आपको हर वक्त हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फलेस क्या होना ज़्यादा बेहतर है? कल ही शाम को ना मैं जैसे पॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था खुद को कि मुझे आपका पॉडकास्ट करना है, तो मैं पीछे की कहानी सोच रहा था जहाँ हम मोहल्ले में साथ में रहते थे, तो जब मेरा आपका घर में आना जाना रहता था। और भैया मतलब मोहल्ले के चिल भैया कि कोई दिक्कत नहीं, हंसते खेलते, किसी से कोई मतलब नहीं, छेड़ी करनी नहीं है। बेवजह जैसे जैसे मोहल्ले के होते हैं ना जो बेवजह ज्ञान देता है। हाँ, बड़ा वो पढ़ाई नहीं, नहीं कर वो रहा तुम, बाहर घूम करो, पढ़ाई करो जाकर। मेरी मेन याद हम ज़्यादातर वही रही है आपके साथ, मोहल्ले के भैया वाली। और फिर हम जब वहाँ से शिफ्ट हो गए 2004 में, हम रिकनेक्ट हुए 2010 में जब मैंने थिएटर शुरू किया डीएवी पे। यस। तो दिनेश उनियाल जी ने एक वर्कशॉप की थी पहली, तो मेरा जो पहला प्ले था जिसमें पहली बार परफॉर्म कर रहा था, डायलॉग्स बोल रहा था, तो उसको भैया देखने आए थे। और मैं जैसी बैक स्टेज से देखा तो भैया पापा साथ में बैठे हैं, और उस दौरान ही मुझे पता चला था कि आप भी थिएटर के सीनियर हैं, आप थिएटर करते हैं। उस दौरान पता चला। और फिर ये भी पता चला कि मेरे पापा भी थिएटर करते थे। और फिर एक पूरी कहानी है, आपके फादर थिएटर करते थे, उनका और मेरे फादर का रिश्ता वैसा ही रहा है थिएटर में जैसे आपका और मेरा रहा है, वो सीनियरिटी उस तरह की रही है। उन्होंने एक प्ले किया था दुर्गा कुकरेती जी के साथ, उत्तर लीला। मतलब मैंने ये सुना है कि टाउन हॉल जो आइकॉनिक थी स्टेज है देहरादून थिएटर का, टाउन हॉल में वो प्ले हुआ था 5 दिन तक, हाउसफुल। और कब की बात है? 86 87 की बात है। तो ये कब से, मतलब देहरादून में कब से सर थिएटर कब से प्रोएक्टिव है, मतलब कब से? थिएटर तो बहुत शानदार हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि मतलब अर्ली 70 से आप समझ लीजिए कि 71 72 से थिएटर होता था। उससे पहले भी होता रहा होगा रामलीला के फॉर्म में। तो रामलीला तो भाई यूनिवर्सल एक एस्पेक्ट माना जाता है थिएटर का, हर जगह हर शहर में होती है हिंदुस्तान में। थिएटर की शुरुआत तो कहीं भी होती है, तो रामलीला सबसे पहला हुआ था, तो वो देहरादून भी था। लेकिन जो आप जैसा आपने कहा कि जो एक्टिव थिएटर जो हो रहा है, तो वो अर्ली 70s मतलब 70-71 से शुरू हो गया था, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस हुए। अच्छा, 70-71 से शुरू हो चुका था। यस। जागृति थी, कलामंच थी, वातायन थी, हाँ। विरंग थी, ये सब ग्रुप्स हैं अलग अलग। हाँ, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और इनके पुराने जो वेटरन्स हैं वो सब बहुत लंबे समय से यहाँ पे थिएटर करते थे। और कभी किसी ने ऑफिस में किया तो बाद में लगा कि भाई ऑफिस में अच्छा करते हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि एक अपना ग्रुप बनाते हैं। जैसा श्यामला भी कह रहे हैं कि 86 में जब इन्होंने उत्तर लीला देखा था, तो मुझे भी याद है इनके फादर जब करते थे तो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। श्यामल तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन मुझे याद है मैं बहुत यंग था, छोटा था। और इसके फादर ने जो रोल किया था, नरेंद्र इनके फादर का नाम है, तो जिस तरीके से वो एक नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, और वो जो दुर्गा सर ने जिस तरीके से उसको मतलब फिजिकल थिएटर, बॉडी थिएटर के फॉर्म में उसको करके आए थे वो लोग। और उससे पहले प्रहलाद यहाँ पर एक नाटक हुआ था, वो सुपर हिट था, उर्मिल थपलियाल जी ने किया था, वो भवानी दत्त थपलियाल जी ने उसको लिखा था। तो देहरादून के सारे जो बिग शॉट उस ज़माने के जो थे, उन सब ने उसमें काम किया था प्रहलाद में। और उसी नाटक से ये टीम निकली थी ज़बरदस्त लोगों की, और धीरे धीरे करते करते प्रहलाद भी गढ़वाली में हुआ था, उत्तर लीला भी शायद गढ़वाली और हिंदी मिक्स वो था। तो वो उसी का एक स्टेप आगे था कि प्रहलाद के बाद फिर ये उत्तर लीला एक नाटक हुआ, और उसमें जिस तरीके से इनके फादर ने रोल किया था, मतलब मुझे हल्के थोड़े ग्लिम्सेस याद हैं। नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन क्या ज़बरदस्त रोल था, क्या बात है। मैं मिस करता हूँ कि मैं था नहीं उस दौरान। तुमने देखा अपने पिताजी को अपने सामने? नहीं, on मैंने stage? नहीं देखा। उसके बाद से तो फिर जब मैं पैदा हो गया था, फिर तो एक जिम्मेदारी का एक अलग दौर होता है ना, बहुत मुश्किल होता है वैसे मुझे लगता है ये मैनेज करना, कि आप अपनी फैमिली लाइफ को भी और आप अपने पैशन को भी। रंग कर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि जो बैलेंस करते हैं वो, क्योंकि जैसा कहते हैं कि रंगमंच से पेट नहीं भरता है, पता पहले तो ये कहा जाता था, आज भी बड़ी प्रेडोमिनेटली ये चीज़ कही जाती है कि भाई रंगमंच आपका पेट नहीं भरता है। आज की स्थितियाँ बदल रही हैं कि अब तो जो प्रोफेशनल थिएटर हो रहा है, तो काफ़ी लोग आउट एंड आउट पूरी तरीके से उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन शुरुआत में तो ये बात होती थी, और ये बात सच भी थी। तो जैसा शामिल कह रहे हैं कि हाँ, मुश्किल तो होता था कि भाई बैलेंस करना, कि भाई आपकी आजीविका क्या है, क्योंकि थिएटर आपको सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन दे रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आप एक क्रिएटिविटी आपकी जो है वो एक्सप्लोर हो रही है, वो एनर्जी निकालने का मौका मिल रहा है आपको अपने अंदर से। हाँ। लेकिन उसका आउटपुट इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो फैमिली के ऊपर वो नहीं पड़ता था। तो ज़्यादातर फैमिली जो होती थी रंगमंच वालों की, वो कहते थे यार तुम दिन भर रंगमंच ही करते रहते हो। वो वही है ना, वो प्लेजर और उसके बीच में फ़र्क लोग ढूंढ लेते हैं कि हमें तो सेल्फ प्लेजर मिल रहा है,
कि करके आपको अलग डोपामिन आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ मैंने कुछ एक्ट कर लिया। और जब आप ग्रुप में होते हो और कोई आपको अप्रिशिएट भी कर दे, यार तुम बढ़िया कर रहे हो, तो उस दिन अलग होता है। लेकिन जैसे आप घरे पहुँचे लगे आ गए, अच्छा कर लिया है, और क्या करना है जी, कर रहा हूँ मैं। बहुत पर्सनल है वो जो हाँ। फीलिंग है, वो बहुत पर्सनल है, वो सिर्फ आप तक की ही है, वो आपसे दूसरे आपके जीवन साथी को भी नहीं समझ आएगी। या तो वो भी आर्टिस्टिक हो ना, या तो सेंस हो उसका वो समझने वाला। एक्चुअली होता क्या है ना, ये बहुत मोमेंट्री होता है राहुल। आप सिनेमा करते हैं, सिनेमा तो चलो बात की बात है, थिएटर करते हैं, और थिएटर में मतलब फैमिली को कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वो बहुत मोमेंट्री होता है कि जिस दिन आपने उनको नाटक देखने के लिए बुलाया, तो फैमिली मेम्बर्स अगर आ गए, आपका उन्होंने देख लिया वहाँ पर प्रेजेंट, और उसके बाद अप्लॉज जो होता है वो मोमेंट्री होता है। उस वक्त तुमको बहुत अच्छा लगता है कि वाह यार देखो यार, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने इतना वो ऑन शानदार सिचुएशन जब सब लोग देख रहे होते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद धीरे धीरे फिजल आउट हो जाता है। वो क्या होता है कि 1-2 दिन के बाद फिर से वही काम। अब बोलेंगे यार परसों आपने इतना अच्छा नाटक देखा था, आपको इतना अप्लॉज मिला, मज़ा आया, वेरी नाइस। अब आप बोलोगे कि हमें 1-2 शोज और मिले, अच्छा फिर चले गए, फिर वही। तो मतलब वो एक दिन का जो चाम था ना, वो ठक से वो 2 दिन बाद फिजल आउट हो गया। तो ये चैलेंज तो रहता है। नहीं वो ये चैलेंज तो मैं भी फेस करता हूँ। जैसे मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ, तो मेरा प्रोफेशन मार्केटिंग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही मैं कभी म्यूज़िक प्ले करने जाता हूँ तो मेरे से मेरी मैडम भी पूछते हैं कि पैसे दे रहे हैं वो तुम्हें। अब उसे मैं क्या बताऊँ कि यार देखो पैसे तो लोगों को मिलते हैं प्ले करने के, लेकिन अब मैं, क्योंकि मेरा ये मुझे पसंद है, पैशन है म्यूज़िक प्ले करना, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कोई बुलाता तो मैं चले जाता हूँ। तो वो समझाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। मगर जो पैशन थिएटर, अगर हम स्पेसिफिकली थिएटर की बात करें और देहरादून के थिएटर की बात करें, छोटे शहर का थिएटर, जो पैशन था कुछ साल पहले तक, 2016-17 तक, अब वो फेड आउट हो रहा है। वो उस तरीके से काम नहीं होता है यहाँ। देखिए उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि 2016-17 से पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी नहीं थी, OTT का एडवेंट नहीं हुआ था, एवेन्यूज़ कम खुले थे। पहले तो ये होता था कि या तो सिनेमा आप करोगे या आप थिएटर करोगे। सिनेमा मतलब पर्दा 35 mm 70 mm, टेलीविज़न नहीं। जब से OTT आया है, पिछले 5-6 साल तो शायद OTT को भी हो गए। कोविड के बाद से कोविड के बाद जब से ही लोगों ने देखना boom शुरू पे है। किया, और वो जो दायरा एक हो गया ना, एवेन्यूज़ बहुत खुल गए हैं कि आपके पास परफॉर्मेंस करने का बहुत बड़ा एक तरीका है। रील्स अब आ गई हैं, अब तो मतलब रियल का ज़माना नहीं है, रील का ज़माना है। तो जब रील की बात आई है तो हर एक्टर को लगता है, या हर आदमी को लगता है कि यार मैं एक्टर तो अच्छा ही हूँ। और वो लाइक्स और जो बहुत सारे जो 1 लाख 2 लाख 10 लाख व्यूज़ जो हो जाते हैं, उस व्यूज़ में ही उसको लगता है कि शायद मैं एक एक्टर बन गया हूँ, शायद इसलिए मेरे व्यूज़ हो रहे हैं। और कंटेंट की जो बात होती है, आगे भी हम इस बारे में शायद बात करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत हो गई हैं। तो इस कारण से जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो एक इन डेप्थ थिएटर के लिए जिस तरह की चीज़ें चाहिए थी, वो जो कमिटमेंट और डेडिकेशन था, वो इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अब दायरे बढ़ते चले जाए। बंदे को लगता है कि यार थिएटर के बाद मैं थोड़ा ये भी कर सकता हूँ। तो जो तुम बात वो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि जो डेडिकेशन एक थिएटर के प्रति होता था, और एक लंबी लंबी जो पहले रिहर्सल होती थी, हालांकि ठीक है कि वो एक टिपिकल एक फ्रेमवर्क हुआ करता था कि भाई 40 दिन की रिहर्सल है, अगर फुल लेंथ प्ले है, या अंधा युग कर रहे हैं, या भानु भारती जी का कोई प्ले कर रहे हैं, या बादल सरकार का कर रहे हैं, या तेंदुलकर साहब का कोई प्ले कर रहे हैं, तो भाई मालूम है कि भैया 60 पन्नों की स्क्रिप्ट है, ज़बरदस्त काम होगा, तो कम से कम 40 दिन या 50 दिन की रिहर्सल तो होगी। अब वो दिन नहीं है। अब इस कटथ्रोट कंपटीशन में आपको अपने और ज़रिए भी देखने, इकोनॉमिक पैसे कमाने के और ज़रिए भी सोचने हैं, तो उसमें आप 60 दिन लगातार आकर के रिहर्सल्स करोगे और 3-3 4-4 घंटे की रिहर्सल करोगे, वो चीज़ें नहीं हो गई। अब पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गया है, और टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है कि अब आपको लगता है कि कम समय में बेस्ट पार्ट क्या दे सकते। जैसे एक पावरफुल रोल होता है ना, मान लीजिए किसी भी चीज़, चाहे वो 10 सेकंड का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 10 घंटे का हो, तो वो जो पावरफुल रोल होता है उसका आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपके कैरेक्टर पर और समाज पे क्या इम्पैक्ट। पावरफुल रोल किसी भी एक्ट में, मान लीजिए कोई फिल्म या फिर ड्रामा, किसी चीज़ में जो आपने एक रोल करा, उसका आपके खुद के विचार पर, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं लंबे टाइम तक वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में ऐड होता चला जाता है। हम कुछ भी करें, हम किसी भी तरह के रोल्स कर रहे हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रोवाइज हो रही है। तो वो जो अलग किस्म के रोल होते हैं आपके, वो आपकी पर्सनल लाइफ और जो व्यूअर्स होते हैं, आपको लगता है कि उसका वो पावरफुल रोल का इम्पैक्ट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली सबसे पहले आप एक इंसान किस तरह के हैं। एक्टर से पहले आप एक इंसान हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपने क्या समाज से सीखा है, क्या समाज को आप देना चाहते हैं, तो वो एक जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो वही रहती है। आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, आप अपने को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, ये चीज़ है। जो आप बात कह रहे हैं राहुल की अलग अलग रोल आप करते हैं एज एन एक्टर,
वो आपकी सिचुएशन में पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करते, लेकिन ओरिजिनल पर्सनैलिटी आपकी वही रहती है जो आप हैं, जो आपका बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो सकता। उसमें ये हो सकता है कि आज मैंने रोल किया, हाँ यार इसमें ये बात अच्छी थी तो चलो मैं इसको इनकलकेट कर लेता हूँ, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, वो ऐड ऑन करके आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन वो जो बेसिक अपब्रिंगिंग आपकी होती है कि जिस तरीके से आपने समाज में चीज़ों को सीखा होता है, परिवार के बीच में रह करके, अपने दोस्तों के बीच में रह करके, अपने रिश्तेदारों के बीच में रह करके जो सीखी होती है, वो चीज़ आप इंडिविजुअली अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं अलग अलग कैरेक्टर्स करके। जैसे बेन किंग्सले की जब हम बात करते हैं, जब गांधी उन्होंने की, तो गांधी में के बाद ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेन किंग्सले की लाइफ में आया। वो तो सुपर इंग्लिश एक्टर, बहुत बड़े एक स्टार है इंग्लिश के लिए। हाँ, और इंग्लिश सिनेमा जिस तरीके से वो करते थे और उस ये तरीके से ये जो गांधी वाला करा उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया? उनके जीवन में ये बदलाव आया कि जो भी जिस कल्चर में वो रह रहे थे, जिस तरीके से जितना हम उनके बारे में पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा जाना है, एक तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एज अ ह्यूमन बीइंग की उन्होंने सबसे पहले तो जो है, अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करते थे उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। आज वो कर रहे हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतना हमने सुना था कि 4-5-7 साल तक उन्होंने बिल्कुल उसको टच नहीं किया। नॉन वेज उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था और सिंपल लाइफस्टाइल जिस तरह की होती है उस तरह की उन्होंने जीवन में शुरू कर दी थी कि अ ट्रू गांधीयन जिस तरीके से फॉलो करते थे। सिनेमा का सिलेक्शन उनका बहुत बदल गया था कि अब मुझे कुछ लंबे समय तक इस तरह की सिनेमा करना है, इस तरह का काम मुझे नहीं करना है। वो सारी चीज़ें करके आई थी। बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन उनका बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। जो उनका एंगर मैनेजमेंट था वो बहुत कंट्रोल हुआ, तो क्योंकि वो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे थे कि मतलब गांधी जिस तरह का रोल उन्होंने, वो तो उनके लिए भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक रोल आज हाँ, भी वो एक्चुअल में रोल मॉडल रहे भी, तो उसको Absolutely, परफॉर्म करना मतलब बहुत ज़्यादा आप ये कॉम्प्लिकेटेड देखिए ना आता है। कि इतनी सारी आप हिंदी फिल्मों में गांधी बनते हैं और जो सिनेमा के लवर्स हैं वो आज भी ये कहते हैं कि बेन किंग्सले से बेहतर गांधी आज तक नहीं हुआ है। नसीर साहब ने भी किया है, बहुत शानदार किया है, बहुत सारे लोग और करते हैं, लेकिन आज भी लोग ये कहते हैं कि यार बेन किंग्सले ने जो गांधी कर दिया ना, और जबकि वो एक अंग्रेज था, उसने जो गांधी कर दिया, तो वो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर इस तरह से हुआ कि पहले उसने पढ़ा और जिस तरीके से उसने चीज़ों को लेकर के, ऐसे बहुत भी लोग हैं। मनोज वाजपेयी भी कहते हैं कि जब मैंने ज़ोरम अभी में फिल्म जब मैं कर रहा था तो बहुत शानदार उन्होंने उसमें रोल किया। तो जिस तरीके से वो एक मज़दूर की जो ज़िंदगी है, एक आदिवासी की जो ज़िंदगी है, जिस तरीके से मैंने उसको जिया है, तो मुझे महसूस हुआ कि यार देखो इस तरह भी लोग रहते हैं और इस तरह की ज़िंदगी भी जीते हैं। तब मुझे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनसे लगा यार इससे कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। जो एक लाइफ है उसको जीना आना चाहिए, तो वो ठीक है। लेकिन मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि ये तो उन्होंने एक कैरेक्टर को रोल प्ले किया, या मैं अगर कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ या मैं भी कुछ करूँगा तो थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें कुछ लेकर के आता हूँ। लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक अटैच और डिटैच, आप एक कैरेक्टर में आए, आपने रोल किया, लोगों को अच्छा लगा, फाइन, नहीं लगा, ओके, आगे इम्प्रूव करना है एज अ परफॉर्मर। लेकिन वो उसको हेड ऑन लेके नहीं चलना है कि भाई ये मैंने किया था तो अब मैं गांधी मैंने प्ले किया था, अब मैं गांधी हो गया। अब मैंने आज डाकू किया था तो मैं डाकू बन गया, आज मैंने सिपाही किया तो मैं सिपाही बन गया। नो, एज एन एक्टर आपको स्विच ऑन करते रहना चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान कैसे हैं। वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि मैं नवनीत हूँ, आप श्यामल हैं, आप राहुल हैं, आप इंडिविजुअली कैसे हैं, वो ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगा। कोई ऐसा कैरेक्टर आपने किया है जो जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है आपकी फिलॉसफी के? सिनेमा की बात कर रहे हो या थिएटर की? अच्छा, उससे पहले यही सवाल करते हैं, थिएटर या सिनेमा, किस तरह की एक्टिंग, क्योंकि दोनों बहुत अलग तरह की एक्टिंग है। हाँ हाँ, अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब हम फिल्मों के एक्टर्स की बात करते हैं तो हम उन वाले एक्टर्स को देखते हैं जिनका थिएट्रिकल बैकग्राउंड रहा है, वो ज़्यादा बेहतर एक्टर बनते हैं। तो क्या है जो थिएटर देता है सिनेमा के आर्टिस्ट को, क्योंकि दोनों बहुत अलग तरह की एक्टिंग फॉर्मेट है। थिएटर सबसे पहले आपको डिसिप्लिन देता है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना। एक पढ़ा लिखा इंसान मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वेल क्वालिफाइड हो। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं या अच्छा साहित्य करते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर थिएटर कर रहा है तो जितनी देर में वो थिएटर में आया, यानी वो लिटरेचर से जुड़ा, उसने अपनी 4 लाइनें बोली, उसको अंगूठा छापे से बोलना नहीं आता। हबीब साहब ने छत्तीसगढ़ के हज़ारों आदिवासियों के साथ अद्भुत रंगमंच किया, और वो ऐसे लोग थे कि जो लिखना पढ़ना तो मतलब उन्हें दुनियादारी देखी ही नहीं थी, लेकिन जब वो स्टेज पर परफॉर्म करते थे, आप उनकी बातें देखिए, आप उनका इंटेलेक्ट लेवल देखिए। विदेश घूम के आ गए वो लोग। एक अनपढ़ आदमी जंगल से निकल करके हवाई जहाज में बैठ करके विदेश घूम करके आ गया, बड़े बड़े लोगों से बातचीत कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसीलिए, और वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो एजुकेशन से मेरा मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है,
सांसारिक ज्ञान जिस तरीके से उसको हुआ, जब उसने तमाम चीज़ें पढ़ी, तो वो रंगमंच आपको सिखाता है। थिएटर की जब बात करते हैं, जब थिएटर, ऐसा कहा जाता है कि सिनेमा में जो अच्छी एक्टिंग करते हैं वो ज़्यादातर उनका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो थिएटर से होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं, उन्होंने लिटरेचर को पढ़ा होता है। तो जितना आपने पढ़ा होता है ना, उतनी वो परफॉर्मेंस आपकी एक्टिंग में निकल करके आती है। इसीलिए जो सिनेमा का एक्टिंग है, बस थिएटर में थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपके एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाते हैं, आपके पास मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये तो बेसिक्स हैं, ये तो थिएटर का। सिनेमा में आप कन्फाइंड हो जाते हैं, वो बॉडी गेस्चर्स का, मूवमेंट का, हर चीज़ का मीनिंग है। एब्सोल्युटली। आप बिना मतलब के कोई चीज़ नहीं करते हो। तो सिनेमा जब हम करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि एक्टर को ये पता होता है कि जब मैं रंगमंच करता था तो रंगमंच के करने के टाइम पे मुझे इसका रेसिप्रोकेशन इस तरीके से मैं करता था कि बात उत्तर का जब सवाल का जब मैंने जवाब दिया तो उसके पीछे एक रीज़न रहा। तो ये चीज़ें निकल करके आती हैं। इसीलिए कारण है कि मतलब जो सिनेमा की जो एक्टिंग होती है, इसलिए। और दूसरी बात ये होती है कि सिनेमा में तो आपके पास जो एक बड़ा यूनिवर्सल सी बात है कि आपका एक मौका होता है, वन मोर, कट इट, टेक। यस 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 यस। बैक ऑफ द माइंड आपके पास ये रहता है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो शायद मे बी एक चांस मुझे और मिलेगा, है ना। रंगमंच में ऐसा नहीं होता है। रंगमंच में तो वही रंगमंच में पूरा चल रहा है, आप आ गए तो आ गए। और इसीलिए जो रंगमंच का कलाकार जब बार बार सिनेमा की जो शामिल बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब वो लेकर के आता है तो वो उस वक्त ऐसा नहीं करता है कि मेरे पास एक टेक है, कोई बात नहीं यार, एक टेक और ले लूँगा। अगर आपने इस माइंडसेट से अगर एक्शन बोला डायरेक्टर ने और आपने बोला कि कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ तो एक टेक तो और है, हाँ, दिमाग उस अनुसार तो फिर काम करने लगता तो है। फिर वो नहीं, वो बड़ा प्लास्टिक ही हो जाता है, वो बड़ा क्लीशे हो जाता है। और वो नेचुरल एक्टिंग तभी निकल करके आती है कि जब उसको पता है कि नहीं भैया, ये मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ, ठीक है कि मैं एक कन्फाइंड जोन में हूँ, वो जो बेसिक डिफरेंस है कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरा मेरे सामने है, तो उसे मालूम होता है कि जो कुछ है यही है, इसके बाद अगला टेक नहीं है, मुझे बेस्ट देना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग कमाल कर जाते हैं इस पर्दे। क्या कभी कभी ऐसा होता है, फिल्म में उन्होंने बताया होता है कि ऐसा सीन नहीं था जो, और मोस्टली ये सब स्टेटमेंट मैंने उन्हीं से सुनी है जिनका पहले एक थिएटर वाला बैकग्राउंड रहा है, कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके NSD में से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं वो और परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मुझे भी एक, मतलब जैसे इम्प्रोवाइजेशन शब्द जो मैंने, क्योंकि मैं तो ज़्यादा एक्टिंग क्षेत्र से रहा नहीं, तो ये शामिल और इन तमाम लोगों से ही मैंने शब्द को सुना, इम्प्रोवाइजेशन होता है एक शब्द जो हर चीज़, एक ही चीज़ को 10-10 तरीके से दिखाया जाता है समय समय का, जैसे जैसे आप बदलते हैं। तो जैसे थिएटर वाला पार्ट रहता है आपका, ऐसा मूवमेंट आया आपके जीवन में कि वो था तो कुछ और, लेकिन अब आपने उसको ऐसा इम्प्रोवाइज कर दिया ऑन सिचुएशन, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बोल नहीं पाया, डायलॉग भूल गया, कुछ ऐसा हो गया। और ये एक चार्म है, और ये एक थिएटर का जो है सबसे बड़ा एक एसेट है, और ये काम भी करता था कभी कभार। और देखिए, कायदे से तो बेसिक्स यही कहा जाता है कि आपको अपनी लाइन से याद रखनी है ना। थिएटर में भी और इवन सिनेमा में भी होता है कि डायलॉग अगर आपका टेक हो गया है, अगर जब एक्शन हुआ है तो जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है तो आपको वन टेक में वो या तो वहाँ पे भी करना है। ऐसा तो नहीं है कि सिनेमा में याद नहीं करना है और आपको लाइन्स अपनी याद नहीं करनी है। थिएटर में बहुत होता है और उसको मज़ा भी आता है, इम्प्रोवाइजेशन जिसे कहते हैं। और उसके बाद जो कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाले एक्टर ने जिस तरीके से मूव करना था वो नहीं किया, या एक्टिंग करते करते कोई चीज़ वो आपको दे रहा था, कोई प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मिसप्लेस हो गई, गिर गई, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि यार ये गड़बड़ हो गया। तो आपको इम्प्रोवाइजेशन तो वहाँ चलता ही चलता है। और धीरे धीरे कई बार डायलॉग आप अपनी लाइन्स आप भूल गए तो आपका को एक्टर आपको मदद करता है, लेकिन वो कितना एफिशिएंटली आप इस चीज़ को करते हैं। हमारे साथ भी अक्सर कई बार होता है कि अब नाटक किया है, पता चला आप मूवमेंट आपको लेना था कहीं, एक्टर आपका कहीं जाके खड़ा हो गया, आपको प्रॉपरली जाकर के उस सीन में जाकर के आपको उसका एक्ट करना था, आप नहीं कर पाए तो आपने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया। कोई ऐसा मूवमेंट रहा है सर, ऐसा कोई फनी सा या फिर कोई पार्टिसिपेटिंग मूवमेंट आपके जीवन में, ऐसा कि आपने या फिर आप कभी या तो आप भूल गए हो सिचुएशन, या फिर आपका को एक्टर भूल गया हो, और फिर आपने सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र बनाया हो कि वो चीज़ मैनेज होता है? बहुत होता है ऐसा। अक्सर ऐसे तो कई सारे ऐसे वाक्य हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि हम कोई प्ले कर रहे थे, तो जो हमें लाइट्स की डिज़ाइन दी गई थी कि इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आके खड़ा होना है, और लाइट रिहर्सल पहले होती थी, और एक पर्टिकुलर स्पॉट बनाया गया था आपके लिए कि आपको आकर के एंगर में आकर के ये जो जोन है, इस जोन पे आपको खड़े हो जाना है थिएटर में। तो हमने कहा ठीक है साहब, ऐसा ही हो जाएगा। तो एक्टिंग करते करते अब हमने देखा कि हमने कहा कि जिस जोन में आप खड़े होंगे, आप तो अपनी जगह पे आके खड़े होगे, आप खड़े हो जाइएगा और लाइट सीधे आपके ऊपर आएगी। अब होता है भाई थिएटर है, चांस की बात है कि वो बल्ब नहीं काम किया, तो हम तो अपनी पोजीशन में आके खड़े हो गए।
और जब देखा कि लाइट तो उसके ऊपर आई नहीं, अब हमारा टाइम भी शुरू हो गया भाई 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और उसके बाद फिर जो है जब देखा कि जो लाइट खुल रही है जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ नहीं खुल करके वो स्पॉट कहीं और खुल रहा है। अब वो जो स्पॉट आगे खुल रहा है दूसरी जगह पे खुल रहा है, मैं तो कायदे से तो मुझे वहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। अब पब्लिक को तो नहीं पता कि ये गलत हो गया कि भाई जो स्पॉट, वो बाद में पता चला कि वो जो है वो लाइट ही फ्यूज़ हो गई थी, तो वो बल्ब भी उसका काम नहीं कर रहा था, वो स्पॉट मिला नहीं, तो उसने कोई दूसरा स्पॉट दे दिया था। अब देखो यहाँ पर भी गेम होता है। अब लाइट मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ अगर इंटेलिजेंट एक्टर होगा तो ये कैसे मैनेज करेगा, या अब हमें भी पता था कि स्पॉट वहाँ खुल गया, अंधेरे में खड़े थे, हमने भी अपना डायलॉग बोला कि ये कितना अंधेरा है इस ज़िंदगी में, उजाला तो वहाँ है, वहाँ चला जाए। वहाँ चलते तो हैं। अब ये लाइन नहीं थी, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता था कि ऐसा हुआ, उनको लगा कि उसी का पार्ट है। और बाद में जब नाटक खत्म हुआ तो हम इतना हंसे, लाइट मैंने कहा आई एम सॉरी यार वो बल्ब फ्यूज़ हो गया था, मैंने वो मालूम था यार तुम डेलिबरेटली नहीं करोगे चीज़ों को। अनगिनत वाक़ये ऐसे होते हैं जो कई बार होता है कि सामान भूल गए आप स्टेज में कोई काम करने के लिए गए, पता चला प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, अब आप क्या करोगे, फिर प्रॉपर्टी नहीं है तो अरे ये क्या चला गया, कोई है जो मेरी मदद करे, मैं लेके आता हूँ गुरुजी, तो फिर वो गया लेकर गया। तो ये 3 4 5 लाइनें आपको, यही इंटेलिजेंस है एक्टर का, ऑन सिचुएशन संभालना। ऑन सिचुएशन संभालना। और यही वो चीज़ है जो सिनेमा और थिएटर को अलग करता है। एब्सोल्युटली। सिनेमा में गड़बड़ कट इट, क्या कर रहे हो भाई यार, वेयर इज द प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे अगर ये क्रीज रुको, हेयर डू करो। क्या डायरेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है? मान लो डायरेक्शन वाला आदमी कभी थिएटर से जुड़ा रहा हो, तो वो मौका दे रहा है कि चलो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रीटेक, जो सिचुएशन चल रही है हाँ, उसी को ही मैनिपुलेट कर लेता है। ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे डायरेक्टर्स आपको लिबर्टी देते हैं और कई बार काम बहुत अच्छा हो जाता है। जब कई बार डायरेक्टर आपको लिबर्टी देते हैं, डायरेक्टर डिपेंड करता है कि वो कहता है कि भाई ठीक है, आपको ये स्क्रिप्ट है, ये लाइंस हैं, आपको बोलनी है, कन्वर्सेशन करना है, और बहुत खूबसूरती से लिखी गई लाइंस हैं। इसका जीस्ट ये है, इसका मतलब ये है, ये डिफीट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें निकल करके आनी चाहिए। आप कैसे पब्लिक तक ये बात कन्वे करते हो, इट्स अप टू यू। जहाँ उसने एक्टर को ये बात बोल दी और 2 इंटेलिजेंट एक्टर्स बैठे हैं, इन्होंने कहा ठीक है भाई ठीक है, कि अब उनके पास ये प्रेशर नहीं है कि लाइन टू लाइन ही बोलनी है, तो वो सिनेमा में भी इम्प्रोवाइज कर जाते हैं। लेकिन कई डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं कि नहीं, लाइन टू लाइन ही बोलना है, राइटर ने जैसा लिखा है आप वैसा ही बोलेंगे। हाँ, कुछ इमोशन समझाते हैं, कुछ शब्द समझाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा डायरेक्टर आपको किस तरह की लिबर्टी दे रहे हैं। तो वो दोनों तरह से काम होता है। जो लाइन टू लाइन बोलना है वो भी अपने आप में क्राफ्टमैन है, बेहतरीन क्राफ्टमैन है, तो वो भी अपने तरीके से उसको चाहिए कि वो इस तरह से बेस्ट पर निकालेगा। तो बेस्ट तो दोनों तरफ से निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिनेमा का जो कैप्टन है वो तो डायरेक्टर है, और इसीलिए कहा जाता है कि सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स का मीडियम है और थिएटर जो है वो एक्टर्स का मीडियम है। डिपेंड करता है कि जिसने थिएटर किया होता है, जिस डायरेक्टर ने, उसको पता होता है कि यार चलो एक लिबर्टी देते हैं, जाने दो, देखते हैं क्या निकल कर के आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इम्प्रोवाइजेशन के बाद, एपिक बन गए हैं बहुत सारे। हम कई बार कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि डायरेक्टर ने कहा ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, एक्टर ने ऐसे ही बोल दिया, तो डायरेक्टर ने कहा इसको काटो मत, रहने दो, और वो पता चला वो एंथम बन गया, और लोग आज भी बोलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट में नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा भैया, हाँ। हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। तिग्मांशु सर ने क्या काम किया और क्या चीज़ निकाल दी है, देखो ये भी इम्प्रोवाइजेशन है कि हमें अचानक तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ, स्क्रिप्ट में नहीं था, नहीं था ये। लेकिन तिग्मांशु सर कहते हैं कि जब मैंने बोल दिया तो अनुराग कश्यप ने बोला कि भाई ये तो कमाल हो गया। वो मीम से लेकर सब जगहों पे प्रयोग होता है, आदमी सीरियसली ना हो बोल रहा है, पाएगा। मीम से बोल रहा है। कोई ऐसा कैरेक्टर आपने किया है? सबसे पहले तो आपको फिल्म की एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या थिएटर की एक्टिंग? क्योंकि दो अलग से होने ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है श्यामल, और इसका जवाब देना शायद किसी भी एक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल इस सेंस में होता है कि देखो, जिसने रंगमंच किया होता है, रंगमंच से बढ़कर कुछ नहीं होता उसके लिए। एक इमीडिएट अप्लॉज आपको जो मिलता है, सिनेमा में आपका ऑरा बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग आपको देखते हैं एज़ कम्पेयर टू रंगमंच, तो सिनेमा का एक अलग चार्म है। सिनेमा आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर करता है। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो जाहिर सी बात है भाई, थिएटर में आप ही मंच पर होते हैं, यू आर द किंग। लाइट जलती हैं, आपको ऑडियंस नहीं दिख रही होती है, केवल लाइट्स की रोशनी में, अंधेरे में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि 500,000 लोग बैठे हुए हैं। तो वो जो एक मज़ा है कि आप अपने तरीके से सारी चीज़ों को करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर अगर आप मुझसे पूछें या किसी भी एक्टर से पूछें तो अपर एंड हमेशा थिएटर का रहता है, कि वो कहता है कि यार रंगमंच करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सिनेमा में ये होता है कि आपने एक इमोशन को किया और डायरेक्टर को मज़ा नहीं आया,
उसने कहा कट इट, आपको अच्छा लग रहा है, डायरेक्टर को मज़ा नहीं आ रहा है, तो अब दोबारा से करते हैं। और एक चैलेंज है, जैसे मैं सिनेमा का जो थिएटर का जो एक चैलेंज होता है कि भाई अगर आप लाइंस भूल गए कैसे इम्प्रोवाइज़ करोगे, ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ गुफ ऑफ किया है या कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये एक अलग चार्म है, मज़ा है। सिनेमा का दूसरा चार्म एक मज़ा ये होता है कि जब आपने किसी एक्शन को अगर कट होने के बाद दोबारा से करना है तो उसको मेंटेन करना, उस इमोशन को कैरी करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई इमोशनल सीन है या कोई एंगर सीन है या कोई लाफ्टर सीन है, एक बार में हो गया, बहुत बेहतर निकल गया, पता चला कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया कि पीछे कुछ गड़बड़ हो गई या कोई सीन मैच नहीं किया या किसी एक्टर ने कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू हो गया या कंटिन्यूटी का कोई पंगा पड़ गया, तो कट के बाद दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना, तो जोड़ के उसी इमोशन को कैरी करके लेके आना, ये एक बड़ा चार्म है और ये भी एक डिफ़िकल्ट वो है। तो इसीलिए दोनों जो माध्यम है, सिनेमा और थिएटर, दोनों की अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सिनेमा में परफॉर्म करना बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है? वो कट चल रहा है, अभी सडनली कट हो गया, आप फ्लो में हो अपने कैरेक्टर के, मैंने कहा ना, सडनली कट हो गया, इधर से अब लाइट एडजस्ट करो, ये और मेकअप ठीक करो, फिर कोई आ रहा है आपको छेड़ रहा है, आप अपने जोन में थे। यस, कंसिस्टेंसी ब्रेक। यही तो मैंने आपसे कहा ना कि ये भी तो तभी तो ये भी तो एक आर्ट है कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। आप अपने जोन में थे, आपने किसी ने आपको जोन से बाहर निकाल दिया, आपको लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, एज एन एक्टर आपको लग रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, डायरेक्टर को नहीं मज़ा आया, डायरेक्टर का मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और उसके बाद दोबारा से उस कंसिस्टेंसी को मूव करना, जब कंटिन्यू करना होता है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज तो है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक सर आपने फिल्म्स में, डोमेस्टिक, प्ले, थिएटर, फिल्म्स, तमाम चीज़ों में आपने काम किया है, तो अभी तक आपने कितने फिल्म्स करी? मेरी ख्याल से सिनेमा अगर मैं सारी ओवरऑल कर लूँ तो शायद 17-18 तो मैंने कर चुकी है। और कौन कौन सी फिल्म्स करी हैं आपने? मैंने पान सिंह तोमर में किया था, कश्मीर फाइल्स मैंने किया, दम लगा के हाइशा किया, बधाई 2, लिटिल बेबी, लाइफ फ्लोज ऑन, पीएम नरेंद्र मोदी, ताकिदा बियाद चैप्टर, सीआईडी, सावधान इंडिया, ऐसा करके टेलीविज़न पहले करता था, टेलीविज़न मैं कम करता हूँ। तो काफ़ी सारी यार, कुछ अभी पाइपलाइन में है, अभी 4-5 फिल्में और अभी आनी है। कोई बेहतरीन सा डायरेक्टर मिला आपको जिसने आपके जीवन में एक, मतलब वही ना डायरेक्टर वाली बात, कि आपको ऐसा डायरेक्टर मिला हो कि उसने जो आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच हो कि आपको आनंद आ गया? तिग्मांशु धूलिया सर, अच्छा। मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। सबसे बड़ा काम पान सिंह तोमर जब हम कर रहे थे तो 2010 की बात है, बीजी रुड़की में हम लोग शूट कर रहे थे, और आई एम सो लकी कि लोग अभी भी कहते हैं कि यार हम इरफान सर के साथ काम नहीं कर पाए। हाँ हाँ हाँ, यस। लेकिन मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ, ऊपर वाले का करम है, उसका आशीर्वाद है कि मुझे जो पहला जो बड़ा काम मिला, प्रोफेशनल थिएटर का, जो सिनेमा का जो काम मिला, हालांकि उससे पहले मैंने रीजनल काम भी किया था सिनेमा में, लेकिन एक बड़ा कैनवस जो सिनेमा का मुझे मिला, देखने को मिला, वो मुझे मिला इसमें पान सिंह तोमर में। तो तिग्मांशु धूलिया सर, और सब मुझे पता चला कि इरफान के साथ मेरा सीन है, विपिन शर्मा मेरे साथ हैं, वो दोनों एनएसडी के पास आउट्स हैं, और हम 3 ही लोग उस फ्रेम में हैं। अगर आपने फिल्म देख, आइसक्रीम वाला जो सीन है, बड़ा पॉपुलर सीन है वो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है, वो फिल्म की कहानी को बहुत आगे बढ़ाता है। तो हमने जब शो किया तो रिहर्सल हम लोग कर रहे तो तिशु सर को लगा कि तिग्मांशु सर को प्यार से तिशु बोलते हैं, तो कि शायद ये थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, तो मुझसे बोले कि देखो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास होके कर, आराम से, जैसा तेरे मन में आ रहा है वैसा कर, एंगर तेरे को जैसा दिखाना। हाँ, कुछ लोग की आवाज़ में बात होती है कि आप हाँ। कंफर्टेबल होते हो कि हाँ हाँ, ठीक है, फाइन। तो वो मौका देते हैं, वो मौका देते हैं, और खुद अपने आप में बहुत अच्छे राइटर हैं, एक्टर हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को वो करना है, मतलब एक्टर से बेस्ट कैसे निकालना है, तो वो थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने तिग्मांशु सर के साथ 11 में काम किया, फिर एक रागदेश एक फिल्म आई थी, तो उसमें ये जो सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी सिंगापुर में, जो उन्होंने वो बनाई थी यार, तो उसमें मैंने कैप्टन एनएस गिल का, वो भी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, वो मैंने किया था, एफआरआई में उसका शूट हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने पूरा मुझे लिबर्टी दिया, उसमें 3-4 दिन का मेरा काम था, तो बहुत मज़ा, तिशु सर के साथ मज़ा आता है। पान सिंह तोमर वाली फिल्म थी वो, वहाँ तक कैसे आप, मतलब कैसे, हाउ एक्चुअली यू रीच टू दैट रोल? उससे पहले मैं रंगमंच करता था, थिएटर करता था, और रंगमंच थिएटर करता था, तो लकीली बात है कि उस वक्त पहली बार किसी बड़ी फिल्म के ऑडिशन देहरादून में हुए। अच्छा। तो हमारे एक साथी है रंगमंच में, मेरा छोटा भाई भी है, दिनेश उनियाल, तो वो उस वक्त उसकी कास्टिंग देख रहा था, अच्छा। तो उसने ऐसे ही बोला कि शायद, और वो शायद 1-2 बार मुंबई आके
जा चुका था, उसको सिनेमा का शौक़ था। उसने बोला कि ऐसे ही एक फ़िल्म के लिए शूट हो रहा है और कुछ जो फ़ौजी जिनकी शक्ल ऑफिसर की तरह लगती है, थोड़ा इस तरह का ऑडिशन आपको देना है और वो उसकी ऑडिशन है, तो आप देना चाहोगे? मैंने कहा दे देंगे। तो मैं चला गया ऑडिशन देने के लिए। तो मनोज झा, तिग्मांशु धूलिया जी के असिस्टेंट डायरेक्टर उस वक्त, वो चीफ असिस्टेंट थे, वो आकर के ऑडिशन ले रहे थे। वो पहली बार मैंने उसमें किया और वो लकीली उनको समझ में आ गया कि वो ठीक है, ये लड़का ठीक ठाक लग रहा है और आर्मी ऑफिसर की तरह भी लग रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों का प्यार रहा कि वो रोल मुझे मिल गया। पहली बारी में इतना, जब वहाँ हम पहुँचे तो जब सीन लगा तो इरफान खान सामने, अरे वाह क्या बात है अचानक और इरफान खान के बाद जो सामने साथ में रो गए तो वो विपिन शर्मा जी कौन कि वो तारे ज़मीं पर पे जो लड़के के पापा बने थे, मैं और वो तारे ज़मीं पर उस वक्त सुपर हिट फिल्म। हाँ बहुत और शानदार, और उसके पिताजी का जो रोल था वो बहुत बड़ा शानदार, एक बहुत arrogant father, जबरदस्त है ना? रोल था। और कि वो है आपके वो आपके साथ को एक्टर वो हैं और इरफान खान आएंगे और वो 3 लोगों का फ्रेम है। और मेरे आई वाज लाइक कि यार तो आपको उस समय थोड़ा सा वैसा हुआ, मतलब एक अरे मेरे पैर अच्छा, कांप गए। हाँ मतलब इंटिमिडेट तजुर्बा अलग होता है ना, अचानक से आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा ये करना एब्सोल्युटली है। यार, नहीं ये किसी के लिए भी होता है भाई। हाँ, अब नहीं मैं सबको, मतलब सबके लिए है, सबके मैं लिए बचपन सर। से मतलब मैं अमिताभ बच्चन की फिल्में देख करके बड़ा हुआ हूँ और आज भी बच्चन साहब की फिल्में हम देखते हैं, डायलॉग्स हमें उनके कई फिल्मों के याद रहे। अचानक वो सामने आ जाएं तो लोग कहते हैं ना कि यार तू ज़्यादा बोल रहा है, कि ऐसा होता नहीं है कि एक्टर सामने आ जाए और आदमी की बोलती कैसे बंद हो जाती है। लिटरली होती है, ये सब कहने की बातें नहीं होती है। मतलब जब सामने नसीरुद्दीन शाह साहब अगर हमारे सामने आज आ जाएं और आपको एक लाइन नहीं बोल सकते आप उनके सामने, क्योंकि वो जो उसका जो ऑरा होता है ना उस व्यक्ति का, और जब आपने उसको देखा होता है जिस तरह का उसने काम किया, तो ओमपुरी साहब अगर मेरे सामने आ जाएं इस वक्त, या बल्ला सानी या संजीव कुमार, जिनको जो मेरे आइडल, जिनको मैं मतलब सलाम करता हूँ, ये लोग आ जाए तो मेरे शायद एक शब्द ना निकले। वही ऐसा भी इरफान खान का नाम सुना था और उस वक्त मकबूल वो कर चुके थे और वॉरियर वो कर चुके थे, ऐसी फिल्में वो कर चुके थे और टेलीविज़न में लोग जानते थे और उनका जो जिक्र होता था तो ज़बरदस्त। तो जब वो सामने आए और इरफान सर सामने आए तो मैं उनके पास ऐसे गया, हाँ भाई बोलो। मैंने कहा सर गुड इवनिंग, कहाँ से हो? मैंने कहा सर देहरादून से। हाँ देहरादून से हो, अच्छा देहरादून सुंदर जगह है। मैंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करता हूँ, काम करता हूँ और थोड़ा थिएटर करता हूँ। अरे थिएटर करते हो? हाँ फिर क्या बात है, डरने की कोई बात ही नहीं, रिलैक्स हो। और मैंने एकदम से बोल दिया कि सर वो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं रिहर्सल करना चाहता हूँ आपके साथ। पता नहीं कहाँ से वो शक्ति आई कि मैं बोलूँ, और मुझे लगा कि शायद, मैंने कहा देखा जाएगा। मैंने कहा सर इधर आओ। मुझे कहता डांटेंगे यार। मेरे कंधे में हाथ रख के मुझे कोने में ले गए, वो पोर्च में बीच में शूट कर रहे थे। यार या तो अल्लाह और उधर चलो कोने में। तो ऐसे ही करीब 10-15 मिनट का एक कॉल करते हुए मुझे ले गए कोने में अंधेरे की तरफ। लोग देख रहे हैं यार कहाँ लेके जा रहा है सेक्टर को इरफान। और मैं गया, कह रहे चलो बोलो क्या लाइन है तुम्हारी? मैंने कहा ये है ऐसा ऐसा ऐसा, इसकी क्या खेलते हो बजना? बिंदास होके बोलो। मैंने फिर बोला बजना सर ये ऐसा नहीं, ढंग से बोलो, ये मत सोचो कि मैं हूँ, आराम से बोलो। मैं तुम अधिकारी हो और मैं एक सिपाही हूँ, ऐसे थोड़ी बोलेगा, बोलो। तो इतना कंफर्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना कंफर्ट जोन में मुझे लेकर के आए। मुझे लगा यार मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि इतना बड़ा एक्टर मुझे रिहर्सल दे रहा है, मेरे साथ रिहर्सल कर रहा है, तो ये कहाँ होता है ऐसा। और वो इरफान सर के साथ जैसा हुआ, और फिर आगे जाकर के तीसरी सर ने रिलैक्स कर दिया कि बंदास होकर करो, तो वो मेरे ख्याल से मुश्किल से उसके 2 टेक हुए होंगे। सीन कैमरा एंगल बाद में सेट हुए होंगे, वो आता अलग है, लेकिन अपने एंड पे निकल गया वो सही तरीके से। मतलब वही नम्र स्वभाव है दोनों का ही, दुलिया जी का भी और इरफान खान जी का भी। वो उस वक्त बहुत रिलैक्स काम करते हैं, आगे पीछे तीसरे बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नंबर का मतलब होता है कि आप वो काम निकालना जानते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल और बिल्कुल। जब गुस्सा आता है तो फिर वो बेस्ट निकलने के लिए आता है। लेकिन जब एक्टर सामने आ गया तो फिर वो जानते हैं कि मुझे, क्योंकि वो खुद अपने आप में बहुत अच्छे राइटर हैं, डायरेक्टर तो हैं हम, अब माशाल्लाह एक्टर बहुत शानदार हैं, तो उनको पता है कि यार कैसा मुझे बेस्ट निकालना। वो डंडी लेकर के काम नहीं हो सकता। नहीं वो तो वो चीज़ें हैं। और एज अ को एक्टर इरफान सर के साथ भी ऐसा ही हुआ, और वो ही मेरे लिए एक यादगार लम्हा बन गया। आज तक मतलब इतने, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आई रियली रेलिश, आज भी मैं एंजॉय करता हूँ कि जब कुछ बात आती है कि यस पान सिंह तोमर में मैंने। और ये कैसे कॉन्ट्रास्ट है ना कि ऑफ कैमरा
वो सीनियर है, आप जूनियर हो, आप इंटिमिडेट हो रहे हो और वो मतलब आपको कंफर्ट कर रहे हैं, और सीधा वो जो सीन ऑन कैमरा जाता है, अब आप सीनियर हो तो आप इंटिमिडेट कर रहे हो सिचुएशन को। क्या खेलते हो? बजना। बजना क्या होता है? बकते हजूर बकते हैं, अच्छा ऐसा करो आइसक्रीम छोड़ के आओ। तो वो जो गुस्सा जो दिखता है उस सीन में अगर आप देखें तो वो इसीलिए कर पाया क्योंकि इरफान सर ने सपोर्ट किया, साथ में तीशू सर थे, विपिन शर्मा सर थे। तो आई एम सो लकी कि वो तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, NSDN, तीनों NSDN, विपिन शर्मा सर भी, इरफान साहब तो बाप रे बाप, और तीशू सर, तो तीनों के तीनों, और मैं एक बिल्कुल नौसिखिया देहरादून में रंगमंच करने वाला, तो वो इस तरीके से हो पाया, वो मज़ा आ गया। तो सभी लोगों ने कहा यार बहुत अच्छा निकल गया। नहीं, मैंने तो जब आपको उसमें देखा था कश्मीर फाइल्स में, तो मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, मैंने ये तुम्हें पता है सर कौन है? बोलती कौन है? मैंने कहा मैंने एपिक शॉट की थी ना, मैंने उसमें एक टीचर होते बच्चे को डांट रहे थे। बोलती हाँ मैंने ये वही सर है। बोलती क्या बात कर रहे हो? मैंने देखो मुझे खुद नहीं पता था, मैंने सर के हाथ काम कर लिया। मैंने सर मुझे जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि सर थोड़ी देर के लिए आए, आप अपनी क्लास छोड़ के आए, आपने वो सीन करा और आप चले गए। चलो ठीक है बच्चों मैं जा रहा हूँ, तुम अपना जाओगे, हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। मैंने देखा कश्मीर फाइल की जर्नी कैसे रही सर आपकी वहाँ, वो कैसे आपका प्रोसेस में है? देखिए उसके बाद तो देखो फिर ऑडिशन का देहरादून में, फिर उसके बाद तो काफ़ी सारी फिल्में शूट होने लगी। फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी, जो फिल्म पॉलिसीज़ आई, फिर उसके बाद भी काफ़ी यहाँ पर जोन मिला शूटिंग का। तो फिर तो काफ़ी ऑडिशन हम देते रहे, और फिर जो यहाँ पर काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स और जो बाकी सारे लोग निकल करके आए, फिर उन लोगों के साथ भी काम किया, तो फिर उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया। अमान यहाँ पर कास्टिंग करते हैं, यमान करता है, हाँ तो- तुमान इकबाल, यस। तो उसके साथ में काफ़ी अच्छी एफिनिटी भी है, काफ़ी रिगार्ड भी मुझे करता है। तो फिर जब वो उसको कास्टिंग देख रहा था, तो फिर उसने फिर उसको पता होता है कि भाई इस जॉनर में या इस फ्रेम में नवनीत सर फिट बैठते हैं। तो फिर तो ऑडिशन का सिलसिला शुरू हुआ। फिर पान सिंह तोमर ने बहुत हेल्प किया ना, क्योंकि जब एक बार आपने पान सिंह तोमर कर ली, इरफान खान के साथ कर ली, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया, तो फिर वो एक एडेड एडवांटेज आपके पास हो गया ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आप किसी को भी बोलो तो क्या करते हो, तो भाई ठीक है कि भाई मैंने पान सिंह में किया है, और लकीली वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ जाता हूँ एकदम, और वो मैडम आइसक्रीम। यूट्यूब पे भी दिखता है वो सीन। आइसक्रीम सीन बोलो किसी को, तो अब मैं किसी को रिमाइंड कराता हूँ तो टच एंड गो वो है नहीं, वो भले वो सीन छोटा है लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट है, और वो उनकी जर्नी सिनेमा में वहाँ से शुरू होती है कि भाई वो बंदा फौजी बना और वो स्पोर्ट्स में गया क्योंकि उस ऑफिसर ने बोला कि ठीक है इसको करवा दो, चांस दे दो। समय पे ये अब पैदल चल के दौड़ते हुए देखे आगे आदमी, तो वो कैसा ऑफिसर आदमी? में था। हाँ इसी तरह कश्मीर फाइल्स में भी ऐसा ही हुआ। कश्मीर फाइल्स में भी लकीली मुझे रोल मिला स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना का, हाँ। और वो एक हिस्टोरिक कैरेक्टर वो है। लाल टिब्बा का जब सीने जब हाँ, वो लाल चर्च से टिब्बा नीचे में जो उतर रहे सीन हैं हुआ, और तब वो- वो लगती है आपको। और वो बड़ा एक हिस्टोरिक, रवि खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को जब वहाँ पर शहीद जब हुए थे उसमें श्रीनगर में, तो श्रीनगर में जब एयरफोर्स जो उनका एरिया था वहाँ पर जब शहीद हुए थे, तो उसके बाद फिर वो कई सालों तक उनको शहीद के लिस्ट में नहीं डाला गया उनका नाम। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें चलती रही। तो वो भी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर था कि रवि खन्ना स्क्वाड्रन लीडर जो थे वहाँ पर उस वक्त, जो जब वहाँ पर टेररिज्म शुरू हो रहा था पंजाब में, मतलब सॉरी कश्मीर में शुरू नहीं हो रहा था, मतलब था, लेकिन वो एक ऐसा वाक़या था कि जब वो टेररिस्ट रजिस्टर करवाना चाहते थे कि भाई हमारे भी एग्जिस्टेंस है, हम पावरफुल हैं, तो वो एक सीन था कि उन्होंने 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को वहाँ पर जो है उस वक्त मारा था। तो वो एक हिस्टोरिकल एक्टर वो भी मिल गया मुझे, तो वो भी ठीक रहा। उसमें मिथुन चक्रवर्ती सब के साथ मैंने काम किया। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ काम करते हुए कि काम किया है, वो एक एक्सपीरियंस इतना एग्जॉस्टिंग रहा है कि मन में ये सोच लिया ना यार अब इसके साथ नहीं करना? आई एम सो लकी कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आई एम सो लकी, मज़ा आया। अभी तक किसी ने बहुत ऐसा इरिटेट तो भी नहीं किया। क्योंकि कुछ कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि यार ये शख्स नहीं, इसके साथ अगला प्रोजेक्ट नहीं करना इन बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स के बाद तो ये फन आ ही गया होगा कि नहीं थिएटर वाले लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ है। हाँ, ये देखो मैं तो पहले से बदलाव तो आया होगा नहीं, लोगों में। मैं पहले से जिन लोगों के कन्वर्सेशन से हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था हम्म, कि तमाम हमारे आसपास के चाहने वाले लोग या भी परिवार के लोग, मुझे लगता है कि देखो तुम कर तो बढ़िया रहे हो, तुम बैठे हो 50-100 लोगों ने तुम्हारे ताली बजाई, लेकिन घर आते भाई साहब बताओ ये काम किया कि नहीं किया तुमने, इससे कुछ होना है कि नहीं होना है? हाँ, बस ये तो है, ये चीज़ें अब नहीं, अब वो सिनेरियो बदल रहा है। अब देखिए, अब थिएटर भी अच्छा, जो बच्चे शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, है ना। और उनको क्योंकि अब आगे परफॉर्मेंस की जो एक्टिंग के स्कोप्स हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कि पहले था भी क्योंकि OTT नहीं था, सिनेमा पर्दा ही पर्दा, और वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था करना। अभी क्या है कि रील्स हैं, और रील्स, अगर मैं रील्स का मेरा मतलब है कि अच्छी रील्स जिसमें कि मतलब कंटेंट हो, वहाँ से फिर लोगों की जो है जर्नी बिल्कुल बदल रही है। सिनेमा में लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, रील अगर आपने दी और रील बहुत अच्छी बन कर के आई है, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, तो लोगों को चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं है।
हाँ, ये एक इंप्रेशन है कि भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं सिनेमा में वो कहते हैं भाई रील्स का एक्टर है तो यार जल्दी से वो तवज्जो देते हैं। एक्सेप्ट कर नहीं पाता है। लेकिन अब स्मॉल स्क्रीन ने बिग स्क्रीन को बहुत ज़्यादा सेट असाइड कर भी दिया। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अब थिएटर में वो 2-2.5 घंटे की फिल्म देखने जाते भी कि नहीं जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट लोगों के लिए छोटे मोटे नहीं, प्लेटफॉर्म जाते जो हैं नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, मतलब भैया ना कि अब इनके आने से एक प्रॉफिट ये हुआ है कि जितने अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे जो कहीं ना कहीं करते बेचारे अपनी आजीविका में लग गए थे, उनको दोबारा एक कमबैक मिल गया। ये तो है अपने माध्यम से रेवोल्यूशन लाया है टेलीविजन, मतलब लोगों को मौका मिला है काम की। और अब आप ये देख रहे हो कि सिनेमा के दायरे बदल रहे हैं, सिनेमा का फिल्म मेकिंग की पूरी डेफिनेशन बदल गई है। प्यार से कन्वर्ट हो गया एटलीस्ट, हम पहले सिर्फ रोमांस था, हाँ, जी भर के दुख और रोमांस। अब बहुत सारा जो कंटेंट है वो बहुत डिफरेंट तरीके से आ रहा है। एक्टिंग का पूरा मायने बदल गए हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग की अब बहुत ज़बरदस्त बात होती है। अब लगता ही नहीं, आपको लगता है कि आपको कैमरा खुलेगा तो आपको एक्टिंग नहीं करनी है। अब ये बोला जाता है कि आपको एक्टिंग नहीं करनी है, आपको बाकी सब कुछ करना है, सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है। ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात जितना है। नेचुरल कन्वर्सेशन है उस अनुसार Natural आपको जब बात करनी है, जैसे हम लोग अभी करें, नॉर्मली हम रेगुलर डेज में ऐसी बात करते हैं। अब पहले होता था कि बिल्कुल आप बड़े बड़े जश्न होते खामोश करके डायलॉग बोले जाएगा तो या कोई भी और तरह के माँ में आ गया, करके या माँ में आ गया, या इस तरह के। अब वो चीज़ें नहीं होती। अब लगता है कि यार ड्रामेटिक हो जाता है लोगों के लिए बहुत हाँ, ज़्यादा। इसीलिए देखा होगा कि बहुत रोमांस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जो रोमांस होता है बड़ा सटल होता है, बहुत मतलब रियल लाइफ में चीज़ें बहुत हो गई हैं। और ये OTT से निकल करके चीज़ें आई हैं कि बहुत रियल कंटेंट जो है अब देखना चाहता है जनता। और अगर आप आउट ऑफ द वे बना रहे हो तो फिर आप बाहुबली बनाइए, फिर आप पुष्पा बनाइए, फिर आप कंतारा बनाइए, फिर वो पैसा खर्च करने हाँ, फिर आप उस तरीके से बनाइए ना। फिर आपको फिर जब बनाना ही है लार्जर देन लाइफ तो बस, कुछ ही कर दो ना। और या फिर ह्यूज बनाना तो फिर आप संजय लीला भंसाली बनिए। और संजय लीला भंसाली कोई बन नहीं सकता। बन्नी साहब भैया कि उनका वो विजन नहीं, वो बहुत एक ज़्यादा अलग आर्टिस्टिक तरह की बहुत ज़्यादा genius। है। अब वो ये गलत, अब वो कलर्स वलर्स आर्ट अब आर्ट डायरेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा वो अब रहता है। बताओ ना कि हम बहुत जो vision। बात करें, जो बात की सिनेमा में लोग कन्फाइन कर दिया। अब आप मुझे बताइए ना कि पद्मावत जैसी फिल्म, देवदास जैसी फिल्म, या जो है इनकी और जो फिल्में आई हैं, ये रामलीला, रामलीला, हाँ। अब इन फिल्मों को आप छोटे से टीवी पे कैसे देखेंगे? अब हर किसी के घर में तो होम थिएटर होता नहीं है। तो ये 40 इंच 42 इंच के टेलीविजन में आप बोलो कि मैंने पद्मावत देखी, ऑरा है यार, उसका ग्रैंडियर जो है, वो ग्रैंडियर तो आपको फिर एक्टर्स का चेहरा देख सकते हो, बैकग्राउंड में जो ब्यूटी है वो निखर के आ नहीं पाती। ग्रैंडियर तो आपको, अब वो जो ऐश्वर्या भागती है देवदास में, और वो जो उसका साड़ी का पल्लू लहराता हुआ आ रहा है, पर्दे गिर रहे हैं, उसमें आग लग रही है, वो दौड़ ठीक है कि वो लार्जर देन लाइफ आपको दिखता है, लेकिन जब उन्होंने पैसा लगाया तो यार उसको फिर वो बड़े पर्दे का मजा एक्सेप्टेंस मिल जाता है क्या यार, है ना। कुछ ऐसा हो अब सकता है। बाहुबली आप टीवी पे थोड़ी देखोगे, हाँ। उसका मजा MT का उसके बाद आप देखोगे, लेकिन वो जो स्लाइड मारा उसने, वो जो झरना गिरा, वो तो फिर तो जुरासिक पार्क का मजा टीवी में थोड़ी बच्चे है। को हाँ। हाथ से पानी में से उठा दिया। हाँ, अवतार का मजा टीवी। अवतार जो है, अब अवतार का मजा आप टीवी में थोड़ी देखोगे। हाँ। तो सिनेमा बड़ा पर्दा तो बड़ा पर्दा, उसका तो भाई वो दादाजी हैं, वो दादाजी रहेंगे। पर अब बड़े पर्दे के मायने लार्जर देन लाइफ फिल्म्स के ही रह गए हैं। छोटी फिल्में जो होती हैं, जो आर्ट फिल्म्स होती हैं, कंटेम्प्रेरी जो सिनेमा है, जो हमारे आसपास की चीज़ों पे बेस्ड है। लेकिन ऐसा है ना शामिल, कई बार ऐसा भी होता है कि अभी कुछ फिल्में जैसे आई हैं, लापता लेडीज़, या और भी इस तरीके की फिल्में बनी हैं कि जो बड़े पर्दे, जैसे 12वीं फेल, लापता लेडीज में इन्फ्लुएंस्ड है मेरे ख्याल से, फ्रेश स्टोरी तो नहीं है वो। नहीं फ्रेश स्टोरी नहीं है, मतलब कहने का था है कि जैसे अगर वो जो लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो एक आम आदमी की कहानी है। कंटेंट इज़ द किंग, हमेशा हम कहते हैं। अगर कंटेंट अच्छा बना है तो फिर वो बड़े पर्दे पे भी बहुत हिट होगा। ठीक है कि कुछ जगह पे ग्रैंडियर आपको सिनेमा चाहिए, लेकिन अब लापता लेडीज या 12वीं फेल या इस तरह की और जैसे मसान जैसी फिल्में क्यों मतलब पसंद की गई, बड़े पर्दे पे भी पसंद की गई, इसलिए पसंद की गई क्योंकि कंटेंट अच्छा था, परफॉर्मेंस थी। तो बड़े पर्दे पे फिल्म देखने का मज़ा अभी भी है। ठीक है, हाँ, लोगों के पास समय की कमी है और ऑप्शंस क्या बोलते हैं, कंटेंट उस तरह से पर्दे पे बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, छोटी लोग कहते हैं कि भाई छोटे पर्दे पे चीज़ें दिखाई जाए। लेकिन वो जो बड़ी स्क्रीन का, जो सिंगल स्क्रीन का या मल्टीप्लेक्स में जो सिनेमा देखने का जो चाम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो खत्म होगा भी नहीं। और अगर वो कभी ख़त्म हुआ ना तो दिस नॉट अ गुड साइन। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे ना कि हाँ थिएटर फिल्म्स अगर कोई उसको अपने इंटरेस्ट के बेस पे कर रहा है, अब आर्ट फिल्म उसको आजीविका भी चाहिए होती है जीवन जीने के लिए, राइट। जिससे थोड़ा, क्योंकि जब लोग थोड़ा पारिवारिक माहौल में आते हैं तो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायर बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। अब आप भी पिछले 10-12 साल से वो ग्राफिक एरा के BGM से क्षेत्रों को संभाल रहे हैं,
और क्योंकि अब जो एक आर्टिस्ट होता है वो हर जगह वैसा ही माहौल बना के रखता है, चाहे वो ऑन कैमरा, चाहे वो ऑफ कैमरा, चाहे वो जहाँ क्षेत्र में काम कर रहा है, वो सरकारी नौकरी में भी क्यों ना हो, वो वैसा ही माहौल बना के रखता है। तो इस दौरान जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, मतलब जो 10-12 साल में अपने बच्चों को पढ़ाया BJMC, और जैसे अब थिएटर भी ज्वाइन आप बता रहे थे ज्वाइन होने वाला है ग्राफिक एरा में, इस दौरान आपके माध्यम से स्टूडेंट्स के जीवन में क्या बदलाव आया? ये तो स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि अगर आप उनसे कभी रैंडम कुछ पूछें। निश्चित होता है ना, स्टूडेंट कनेक्टेड रहते हैं, बताते हैं। ये ज़रूर रहता है कि BJMC एक ऐसा कोर्स है कि जैसे कहते हैं मास कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, और मैं ग्राफिक एरा में पिछले 11 सालों से हूँ, रेडियो ज़िंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग जिस तरीके से प्रोग्राम भी डिलीवर करते हैं, तो एक स्टूडेंट्स को भी एक चार्म तो मिलता है कि भाई ये सर जो हैं ये रेडियो भी पढ़ाते हैं हमको, साथ में इन सर को हमने सिनेमा में भी देखा है, साथ में सर थिएटर भी करते हैं। तो एक जो एफिनिटी है वो बढ़ती चली जाती है, फिर आपकी ऊपर जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है कि भाई ठीक है, अब आपको जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उनको अपने स्टूडेंट्स तक आगे उसको उन वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है। तो ये एक चार्म रहता है, स्टूडेंट्स के अंदर भी एक सीखने की ललक और बढ़ती चली जाती है कि उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक तरह से हो जाता है कि भाई ठीक है कि आपने थोड़ा सिनेमा के बारे में भी अगर आप हमें बताते हैं, थिएटर के बारे में बताते हैं, रेडियो भी आप करते हैं तो रेडियो के बारे में भी बताते हैं, तो वो बच्चे के अंदर जो ललक होती है सीखने की वो बढ़ती चली जाती है, और हमें और फिर मज़ा आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने BJMC का जब कोर्स किया और उसके बाद उन्होंने अपना जो है वेंचर स्टार्ट किए हैं, अपनी चाहे फिल्म मेकिंग की हम बात करते हैं, या अगर किसी कंपनी में भी वो काम कर रहे हैं, या किसी मीडिया हाउस में भी काम कर रहे हैं, तो जो उनकी क्रिएटिव स्किल्स और जो राइटिंग्स हैं जो हम लोगों ने उनको बनाने की कोशिश की है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से निकल कर के आती हैं, और हर बच्चा जो है नया नया कुछ सीखता है। तो ये तो होता ही है कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, और बच्चों को बहुत मज़ा तो आता है। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको लगता है कि बच्चों में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती हैं? थिएटर सबसे बड़ी बात Specifically? होती है, थिएटर, इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन, बातचीत। हाँ। क्लासेस में भी मैं पढ़ाता हूँ, भाई कोर्स आपको कंप्लीट करना है, कोर्सेज को तो एक पर्टिकुलर सिलेबस है। मैं रेडियो पढ़ाता हूँ तो रेडियो के हिसाब से आपको चीज़ों को पढ़ाना है, तो उसमें भी लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना बहुत ज़रूरी है कि अगर यदि आपने अगर कोई थ्योरी बता दी कि आप इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, अब आप इसको करके दिखाओ, या रैंडम आपको बोल दिया कि ठीक है कि आप जाकर के कल परसों में कुछ भी रैंडम कुछ लेकर के आइए, मुझे बताइएगा कि कैसी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब 0 आवर्स होते हैं कि भाई ठीक है कि आज बच्चों को पढ़ने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो कुछ एक्टिविटी ऐसी कराई जाए कि सब इंडल्ज एक साथ रहें। कम्युनिकेशन को बहुत एनहांस करना ज़रूरी है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि हाउ यू कम्युनिकेट। तो स्टूडेंट्स को अगर अच्छा कम्युनिकेशन करना नहीं आएगा तो फिर उसका मास कम पढ़ना बेकार है। और उसके बाद फिर अगर वो अपने को अपडेट नहीं करेगा चीज़ों से कि दुनिया में क्या बदल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पर आपको हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हर कोर्स के बच्चे को जर्नल, ये एक जर्नल चीज़ है जो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और स्पेशली मास कम्युनिकेशन के बच्चे में तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो अवेयरनेस है ना, तो उसको अगर मेडिकल साइंस में कोई एडवांसमेंट हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, तो ये मास कॉम के बच्चे को पता होना चाहिए। कि इंजीनियर को नहीं पता होगा चलेगा कि भाई मेडिकल, क्योंकि भाई मेरा तो इंजीनियरिंग का एक्सपर्टीज़ है, एक बार के लिए हम उम्मीद करते हैं कि उसको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो चलेगा। लेकिन मास कम्युनिकेशन का बच्चा ये नहीं कह सकता कि भाई अगर पॉलिटिकल सिनेरियो आज कंट्री का क्या है वो उसको पता होना चाहिए। साइंस में हम कहाँ पहुँचे हैं ये उसको पता होना चाहिए। इन डेप्थ भले ही ना जाए, लेकिन हर बट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एब्सोल्युटली यस। कम्युनिकेशन एक इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है? भाई कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे ढंग से, तो कैसे पता चलेगा कि आप क्या हो। आपके अंदर अथाह ज्ञान का भंडार है, लेकिन आप उस भंडार को डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो वो तो आपके साथ ही चला जाएगा ना। तो इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है। और आप उसको डिलीवर कैसे करते हो? अगर आपको 4 लोगों के सामने बोलना नहीं आता है या कम्युनिकेट करना नहीं आता है, लेकिन आप तो फिर आप अपने जो है शागिर्दों को तैयार कीजिए। आपका जो ज्ञान का भंडार है भाई ठीक है कि आप उसको इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आप 50 लोगों के सामने एक साथ बोलें, पर आप उन 2-3 बंदों को, बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अलग से कैसे भी तरीके से फंबल करते हुए, झिझकते हुए उनको समझाइए, उनको तैयार कीजिए, ताकि वो आपकी उस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। और सवाल पूछने की भी क्षमता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इसलिए भी शायद ज़रूरी है कि आपको अगर कुछ नहीं पता तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो क्षमता है कि आप सवाल पूछ के जान सको। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो बात से बात निकलती है। अब मुझे एक चीज़ नहीं पता, मैंने कोई बात बोली, उसके जवाब में आपने कोई बात बोली, मेरी बात से आपको फ़ायदा हुआ,
आपने कुछ नई बात बोली, मुझे नहीं मालूम, तब मैंने कहा कि हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था। कोई स्टूडेंट ऐसा आपके संज्ञान में है जिसको देख के आपको लगा कि अरे वाह क्या बात है? कोई ऐसा स्टूडेंट? मैं तो सभी स्टूडेंट बहुत नेचुरल जो होते हैं, सभी स्टूडेंट बहुत नेचुरल खूबसूरत होते हैं, कम्युनिकेटर। लेकिन अगर ऐसा कोई रैंडम स्टूडेंट ने आपको फ़ोन किया हो कि सर ये हो गया सर, ये चीज़ आपने मुझे बताई थी और मज़ा आ गया बहुत सारी और चीज़ें। ऐसा कुछ कर दिया ऐसे मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मतलब कई सारे स्टूडेंट जो आज भी बात करते हैं कि कोई मीडिया हाउस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई राइटर बहुत अच्छा है, कोई फोटोग्राफर बहुत अच्छा है, कोई डांसर बहुत अच्छा है। एक मेरी स्टूडेंट थी, वो बिल्कुल बोल ही नहीं पाती थी। मैं उसको कोई सवाल पूछता था तो बड़ा हिच करती थी और ऐसे डक करके बैठते ना कई बच्चे हाँ, होते हैं, शांत ऐसे- एकदम। ऐसे करके बैठते थी। तो मतलब तो सबसे पहले तो मैं सिखाते हैं कि भैया क्लास में अगर आओगे तो आपका तो पोस्चर ऐसा होना चाहिए। और मैंने डिलिबरेटली उसको कि चलो लेट्स डू द एक्सरसाइज, प्लीज़ यू कम, आप आइए, आप जाके बात कीजिए। तो उसका नाम लेकर के मैं बुलाता था, आओ बोलो, बोलती नहीं थी। नहीं सर आई डोंट वांट टू डू। और आप विश्वास नहीं मानोगे, आज वो इतने प्रोग्राम होस्ट करती है, और क्या बात है। वन ऑफ द बेस्ट एमसी है, अच्छा, मास्टर ऑफ सेरेमनी कहा जाता है। और अब मैं आज जब उसके रील्स देखता हूँ और वो देखता हूँ तो हर जगह की सर आज मैं वहाँ एंकर कर रही हूँ, आज मैं शोरूम में उनका वो कर रही हूँ, आज मुझे किसी सेलिब्रिटी के साथ। ये कॉलेज की एलुमनाई थी डे हाँ, वगैरह yes, की? yes. अच्छा, आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है कि मैं क्या बताऊँ, वन ऑफ द बेस्ट एमसीज है। क्या नाम है सर? उसका नाम है अमीशा गुप्ता। अमीशा गुप्ता। हाँ मतलब अगर आज मुझे सुन रही होगी तो आई एम सो प्राउड कि अमीशा इज़ माई स्टूडेंट। और मतलब पहले बहुत वो करती थी, वो मतलब उससे हिच होता था बोलने में, जल्दी से बोलती नहीं थी। लेकिन आज उसने अपनी मेहनत से जो उसने, एंड शी इज़ डूइंग वंडर्स। हाँ, क्योंकि ये तो अपोजिट है, ना बोलने वाला अचानक से हाँ। चीज़ों को होस्ट कर रहा है। मतलब बहुत मज़ा आता है यार, अब जब मिलती है तो फिर हमेशा तो मतलब उसको देख करके एक ऐसे पॉजिटिव वाइब आती है, तो लगता है यार सो प्राउड कि यार वो भी मतलब उसने अपनी मेहनत है उसकी, उसने अपने आप काम किया। नॉलेज उसको भयंकर था, ज़बरदस्त उसको नॉलेज, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो थी, लेकिन जो पूरा प्रेजेंटेशन और वो होता है अलग चीज़, बट वो पर्सनालिटी। धीरे धीरे करके फिर उसने उसमें वर्क ऑन किया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमने इसको सिखाया, हमने उसको बोला कि आपको बोलना चाहिए, उससे एक्सेप्ट करो उस बात को, उस पर कार्य और करना उसने शुरू काम करना। किया और उसने शानदार काम किया। सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फलेस, क्या होना ज़्यादा बेहतर है? सेल्फिश नहीं, सेल्फिश तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, पर सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फलेस? जब मैंने कहा ना यू हैव टू ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपना होना बेहद ज़रूरी है। मैं कौन हूँ ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सेल्फ सेंटर्ड ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने लिए सोचेंगे ना, तभी तो आप समाज के लिए सोचेंगे, ठीक है। और जब आप सेल्फ सेंटर्ड होके काम करते हैं, तो जब सेल्फ सेंटर्ड होके काम करेंगे तो फिर आप सेल्फलेस होके काम करेंगे। तो सेल्फलेस पहले सेल्फ सेंटर्ड होगा ईमानदारी से, और फिर धीरे धीरे करके उस लेवल को पार करते हुए आप सेल्फलेस हो जाते हैं कि तब आप औरों के लिए काम करें। लेकिन उससे पहले आपको खुद के लिए काम करें। सेल्फ सेंटर्ड जैसे तुमने कहा, लालची नहीं कि बस मेरा फ़ायदा हो जाए, नहीं नहीं, मेरे लिए, मेरे अस्तित्व के लिए, मेरी पूरी की पूरी जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद है, क्या क्या चीज़ें नुकसानदायक है, ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। उस मामले में मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। और जब मैं अपने लिए सोचता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो धीरे धीरे करके फिर आदमी सेल्फलेस हो जाता है। फिर वो आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से, आपकी अपब्रिंगिंग है, क्या आप सोचते हैं, किस परिवेश में आप बड़े हुए हैं, आप कैसा सोचते हैं, कितना आपने पढ़ा है, क्या आपकी नॉलेज है। तब आप सेल्फलेस होकर काम करते हैं कि भाई अब मैं जो हूँ सबके लिए काम करूँ। रेडियो कहाँ से आपकी ज़िंदगी में कैसे आया रेडियो? रेडियो का कुछ ऐसा हुआ शामिल कि जब मैं कॉर्पोरेट में भी काम करता था, थिएटर में लगातार करता रहता था, और बातचीत मैं लगातार करता रहता था, और आवाज़ थिएटर करता था। तो फिर एक बार मैंने शायद एक वाडिया इंस्टीट्यूट के लिए छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा एक वो दिया था, वॉइस ओवर दिया था। तो वहाँ पे मेरी आवाज़ अच्छी लगी मुझे कि यार ये तो ठीक लग रही है। 2-3 लाइनें थी वो, जंगल बचाओ या धरती ऐसे करके, लगा यार अच्छा आ रहा है। तो उसके बाद लगा कि शायद ये बात की जा सकती है। फिर 1-2 फिर और वॉइस ओवर्स का मुझे मौका मिला, तो लगा कि नहीं यार थिएटर करते हैं और प्रोनाउंसिएशन साफ़ है, उच्चारण साफ़ है, शब्द अटकते नहीं है, बोल लेता हूँ, क्लैरिटी के साथ समझ में आते हैं लोगों को। यही रेडियो की भाषा है कि साफ़ उच्चारण, प्रॉपर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, और कितने कम शब्दों में बेहतर तरीके से अपनी बात आप रख सकते हैं लोगों के सामने। तो और फिर इसी तरीके से मैं करता रहता था, वॉइस ओवर्स मैंने करते रहता था। फिर ऐसा हुआ कि जब ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हुआ, तो हमारे मित्र हैं जो उसमें काम करते थे, उन्होंने कहा कि यहाँ एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुल रहा है,
और आप थिएटर भी करते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, और ऐसी एक साफ़ आवाज़ की ज़रूरत है, अगर आप देना चाहेंगे इंटरव्यू तो आप आ जाइए। हमने कहा ठीक है यार, करते हैं, अच्छा तो लगता ही है, शौक भी है। तो चले गए हम भी इंटरव्यू देने। तो जब बातचीत हुई तो फिर बात बढ़ती चली गई, फिर हमारे वॉइस सैंपल लिए गए, तो फिर अच्छा लगा कि ये भाई ये क्लैरिटी से सुनाई दे रहा है, कानों को थोड़ा आवाज़ ठीक लग रही है। तो वहाँ से फिर रेडियम की तरफ शुरुआत हुई। बचपन में आपने अपने फादर को देखा हमेशा थिएटर करते हुए, वो एक्सपीरियंस किया, धीरे धीरे करके आप थिएटर में आए। क्या किस उम्र में आए थे आप थिएटर में? देखो, मैं रिहर्सल्स तो पापा के साथ 78 में वातायन की स्थापना हुई थी, मुझे पता है वातायन, जिसका कि आज भी मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं काम करता हूँ उस ग्रुप में। 78 में वो बना था, 78 में मैं 6-7 साल का रहा हूँगा शायद। और उसके बाद फिर पापा जब रिहर्सल्स में जाते थे तो मैं उनके साथ रिहर्सल्स में जाता था, और मैं नाटक देखता था रिहर्सल्स। और अमूमन ऐसा होता था कि बच्चे का एक रिहर्सल में जाना, लोग कहते थे यार बच्चों को मत लाओ यार, डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा था कि जो चुपचाप बैठ के पूरी रिहर्सल देखता था अपने फादर की, चाहे वो इंटेंस प्ले हो चाहे कॉमिक प्ले हो। और 1.5-2 घंटे मैं देखता था, बड़ा मज़े। नेहरू युवक केंद्र हुआ करता था AC रोड में जो है, वहाँ पर अब दूसरा ऑफिस बन गया है, तो वहाँ पर वो रिहर्सल होती थी, तो मैं जाता था तो देखता था। तो मैं देखने का जो मेरा प्रोसेस है रंगमंच का, वो तो बहुत बचपन से। और बहुत सारे पुराने नाटक मुझे हल्के हल्के ग्लिम्सेस याद है कि मैंने कभी वो पीछे बालकनी में बैठ करके देखे हैं, कभी लाइट के रूम में बैठ करके देखे हैं, कभी आगे, ऐसे बहुत सारे। और फिर धीरे धीरे करके स्कूल में मैं करता रहा। लेकिन देहरादून रंगमंच जब मैंने शुरू किया तो तुम्हें ताजुब होगा कि जो मैंने देहरादून रंगमंच मैंने किया जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, उससे पहले मैंने नहीं किया। तो इससे मतलब पहले सिर्फ आप देखते थे? हाँ, मैंने रंगमंच देखा और स्कूल में किया, नाटक के काम स्कूल में किए। लेकिन एमेच्योर थिएटर जो कि बाहर स्टेज में देहरादून के टाउन हॉल में चढ़ के करना है, वो मैंने किया 96 में। तो पहले 90 ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व क्या हाँ, एग्जीक्यूशन करा। मतलब डिसिप्लिन मैं तब तक सीख चुका था। तो मुझे लगता है कि जो पहली बार जो लोग आते हैं ना, कि उनको सिखाया जाता है कि भाई पहले दिन आके रिहर्सल देखो, पहले सबको चाय पिलाओ, आके दरी बिछाओ, सफाई करो कमरे की। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले से मालूम थी। तो अब नए बच्चों को बड़ा वो लगता है कि भाई पहले उनको ये आज की डेट में कहा जाता है कि भाई पहले एकदम से रोल नहीं मिलता है, पहले 10 दिन आके बैठो, पहले सबके लिए जाके चाय लेके आओ। यही तो होता था पहले, और आज भी NSD में भी यही करवाते हैं कि भाई पहले आप देखते हैं, या ग्रुप में जो और भी जो ग्रुप्स होते हैं, नॉट इन NSD, चलो NSD तो पूरा स्कूल है, लेकिन बाकी जगह भी तो डिसिप्लिन ये सिखाया जाता है कि 10-15 दिन पहले वही ये सिखाया जाता है। तो यही ना, जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में जब कहा जाता है कि जो भारत रत्न है, तो वो उनके कैसे बने वो इतने बड़े हो। तो जो उनके गुरु थे, तो उनको पिताजी ने जब उनसे बोला कि आप आइए इस बच्चों को भी सिखा दीजिए गुरुजी शास्त्रीय संगीत, तो उन्होंने कहा ठीक है भेज देना। तो अब वो आए, बोला बैठ जाओ, बैठे, और खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं। 1 महीना हो गया वो सिखा रहे हैं, बच्चा चला गया। 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तुम गाओ तुम गाओ तुम गाओ। बच्चा, पंडित भीमसेन जोशी जी पीछे बैठे हुए हैं, तुम गाओ तुम गाओ तुम गाओ। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, वो बच्चा रोज आके बैठ रहा है। 8 महीने के बाद गुरुजी ने बोला बेटे आगे बैठो। वो बच्चा 8 महीने बाद, जिसको गुरुजी इग्नोर कर रहे हैं, 8 महीने बाद वो बच्चा वहाँ उठ के यहाँ बैठा है, और वो पंडित भीमसेन जोशी बनता है। लगन, पेशेंस सीखने की ललक थी, कभी तो गुरुजी का ध्यान जाएगा। वो बोलता यार देखते तो है नहीं गुरुजी। मैं चला, थिएटर देखा बहुत साल, मतलब 6-7 साल की उम्र से, फिर आप 22-23 साल की उम्र में आपने शुरू किया परफॉर्म करना, तो ये 15 साल देखा, फिर आप आए, फिर सिनेमा देखा काफ़ी साल, फिर आप सिनेमा में आए, और फिर रेडियो सुनते, क्योंकि रेडियो का दौर था वो 90s 80s 90s Right, बहुत ही right, पॉपुलर था, फिर रेडियो में भी आ गए। अभी कोई एक नई चीज़ है ऐसी जिसकी तरफ आप देखते हैं कि ये कुछ नया है, ये मैं ट्राई कर सकता हूँ? अभी तक तो मैंने परफॉर्म ही किया था। मुझे कभी कभी लगता है कि चलो मुझे कभी कभी अब स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए। अच्छा। अब तुमने पूछा तो मैंने ऐसे फ़ोन दिया। मुझे लगता है कि यार मतलब मैंने स्टोरी टेलिंग की है, अपने रेडियो के लिए भी बहुत सारे रेडियो ड्रामा करे हैं, लेकिन मैंने माइक में खड़े होकर के कहानी ऐसे नहीं सुनाई कभी।
फनी कहानी। हाँ फनी कहानी है, कॉमिक की। तो मुझे लगता है कि एक बार कभी स्टैंड अप करके कुछ मुझे वो हाँ। एक बार मैं भी ट्राई करना चाहूंगा। अच्छा। वो नहीं किया मैंने कभी आज तक। मतलब एक्टिंग की है, परफॉर्मेंस की है, मैं बात कर लूंगा, थोड़ी देर बैठ कर अपनी बात रख लूंगा, समझा दूंगा, छोटी सी कहानी समझा दूंगा, नरेट कर दूंगा। नरेटर किया है नाटकों में कितनी बार, कहानियाँ सुनाई हैं कि वो रटी रटाई कहानियाँ हैं। लेकिन इम्प्रोवाइज करके इम्प्रॉम्प्टू कुछ भी बोलना, और जो आज की नए आर्ट फॉर्म जो तुमने अभी बोला श्यामल, तो थैंक यू, तुमने मुझे एकदम से याद दिलाया कि अब मुझे ये करना चाहिए। तो शायद अब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह कुछ ट्राई करना चाहूँगा। हाँ, करना चाहिए। ये सक्सेसफुल बड़ी- होता हूँ कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं कभी ट्राई करूँगा एक बार। जो जितने दुनिया के जितने सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, लेजेंडरी, या फिर इंडिया के जो अभी 2 सबसे पॉपुलर है, एक तो जाकिर खान, अनुभव सिंह बस्सी जी। उनमें एक खास बात है कि ये लोग जोक्स नहीं सुनाते, ये लोग अपनी कहानी सुनाते हैं। एब्सोल्युटली, वही मैंने कहा ना हाँ। कि अपनी चीज़ इम्प्रॉम्प्टू आपने कुछ भी बोल दिया, और वो ऐसा बोलना चाहिए कि पब्लिक को मजा आए। आपने स्टोरी टेलिंग किया तो आपके लिए ये नया जॉनर है स्टोरी टेलिंग का। अभी वो तक तो try स्टोरी कर- टेलिंग थी ना, रेडियो में आप कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, ये तो मैंने बहुत बार किया है। नरेटर आप कर रहे हो, नाटक में आप जो है सूत्रधार बने हो, तो वहाँ पे अपने एक बात। लेकिन उसके बाद अलग से खड़े होकर के कि भाई कुछ लोगों के बीच में भैया ठीक है कि हेलो गाइस हाउ आर यू आर, मैं नवनीत आज आपको ये बात बताता हूँ, ऐसा नहीं किया। वो मुझे कर ले आप करोगे, हमें बुलाना जरूर। हम पहला शो देखने तो जरूर आएंगे कि ठीक है। अब मैं ये बोलूँगा कि इस जिज्ञासा शो में ये आइडिएट हुआ और मैंने किया। वाह, क्या बात है, दोनों जगह प्रमोशन। हमारा काम चल रहा है। वाह। सर मजे ही मजे, मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे। मजे ही मजे, है ना। कभी किमाड़ी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मजे ही मजे। जेन्युइनली बताना, फ्रैंकली ये अलग एक्सपीरियंस हाँ, है। बहुत सही। बड़ा कुछ भी, मतलब कुछ किसी फ्रेम में रह करके नहीं हुआ हाँ, कि हाँ। इस तरह से रैंडम कुछ भी- कन्वर्सेशन चल रहा है। रैंडम कन्वर्सेशन चल रहा है और कहीं से कहीं बात निकल करके आ रही है और मजा आ रहा है। तो ये एक अलग तरह का थैंक्स अ लॉट, आपने हमें बात थैंक दिया। यू सो मच। आपको कोई अच्छी फिल्म मिलेगी ना तो मुझे रोल दिलवा देना। पहले तुम आप रोल ही मांग रहे हो क्या? मेरे को हर podcast में ठीक है, बोलना ठीक है, ठीक है।